वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे किस तरह की कोई पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि करीब 150 विधायकों का टिकट काटेंगे। जो भी पार्टी का निर्णय जिसके लिए होगा, अगर वो पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसे बहुत सहजता से स्वीकार करें। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। शून्य के अलावा कांग्रेस के पक्ष में मुझे कुछ दिखता नहीं। आप क्या चुनाव अभी 2022 का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे। मैं अभी सक्रिय हूँ, स्वस्थ हूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। हमेशा की तरह हमारे साथ एक मेहमान है, वो बहुत खास मेहमान है क्योंकि उनके पास में गांव को विकास करने का जिम्मा है। ग्रामीण विकास, ग्राम्य विकास उनके पास में है और समग्र ग्राम का विकास भी आपकी जिम्मे पर ही है। और प्रतापगढ़ से आते हैं राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह। 6 बार के विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं, एक बार कोर्ट से भी जीते हैं, तो कुल मिलाकर के 6 बार के विधायक हैं। एक बार एमएलसी भी रहे हैं। 2003 में कृषि राज्य मंत्री रहे और वर्तमान में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। 40 साल से आप राजनीति कर रहे हैं सर प्रतापगढ़ में। क्या मामला, क्या आपको प्रतापगढ़ में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्यों? मैं तो ये मानता हूं कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं विधानसभा में 96 में, 2002 में, 2007 में और 2017 में निर्वाचित हुआ और 2012 में न्यायालय ने कृपा की, न्याय किया, तो वो भी परिणाम अपने पक्ष में मानता हूं। और एक बार मुझे 1990 से 96 तक विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मानता हूं कि जनता की कृपा, जब तक उनका विश्वास, उन्होंने जब विश्वास दिया, मुझे सफलता मिली और मैं प्रतापगढ़ जैसी पवित्र धरती से सक्रिय राजनीति में सफल होता रहा। क्या लगता है कि पट्टी विधानसभा का पट्टा जनता ने आपके नाम से कर दिया क्या, और कोई दूसरा वहां से नहीं होगा? अब मेरा वहां जन्म हुआ है, मेरी कर्म भूमि है और अपनी हर सांस को पट्टी के विकास और पट्टी की समस्याओं के निदान से मैं अपने को जोड़ता। मेरा काम उनके आगे हाथ जोड़ना है, मेरा काम उनसे अपने साथ बनाए रखने की प्रार्थना करना है और ऊपर प्रभु और उनके बाद पट्टी की आराध्य जनता की स्वीकार्यता ही मेरी सफलता का राज है। इसमें न किसी प्रकार का मैंने पट्टा लिया है, न कोई पट्टा मांग रहा हूं, न पट्टा मांगने की जरूरत है। अपने परिवार में हूं, परिवार के लोगों का प्यार है, जब तक उनका विश्वास हमें प्राप्त है मैं उनका सेवक हूं। नहीं, आप 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, लगातार जीत भी रहे हैं, तो नौ युवक जो नए राजनीति में आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे करें कि आपकी तरह? अपने नौजवानों को मैं यही कहूंगा कि संस्कारी हूं और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है सबको साथ लेकर चलने की, उसमें वो विश्वास करें। सबका साथ सबका विकास का जो फार्मूला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे जनता को समर्पित किया है, अगर उसको कोई मानता है और उसे मान के चलता है तो नौजवान भी के लिए इससे बेहतर कोई संदेश नहीं हो सकता। नहीं सर, मोदी जी तो अभी 2013 में आए, आपकी राजनीति तो उससे बहुत पहले से चल रही है, तो आप अपने विषय में बताइए ना कि कैसे लोग सफल हो। मानता हूं जो मोदी जी ने आके पूरी दुनिया को बताने में सफलता अर्जित की, वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेरे मन में था। तब मुझे नहीं मालूम था कि मोदी जी भी अपने राजनीतिक जीवन में इसी को लक्ष्य मानकर आगे बढ़े। आज तो हमारे वो आदर्श हैं
उन्हीं के चेहरे पर हम सब कामों में सफलता अर्जित करते हैं। तो मेरे मन में वो बात थी कि जनता जिसकी कृपा से हमें सम्मान मिलता है, उनके चरण की ओर हमारी दृष्टि हो और उनकी इच्छा के अनुरूप हमारा कार्य हो, तो वो मेरी सफलता का राज है। मैं अपने छोटे भाइयों को वही संदेश देना चाहता हूं कि विनम्र रहें, सहिष्णु रहें, अपने समाज के प्रति चिंतित रहें और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे पुरखों ने दिया है, हमारे बड़ों ने दिया है, उसके प्रति चिंतित रहें, उसका पालन करें, तो निश्चित रूप से उनके भी जीवन में सफलता हर कदम पर उन्हें चूमे। प्रतापगढ़ कई चीजों के लिए जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सामंतवादी ताकतों के लिए भी जाना जाता है और बड़े बड़े नेता वहां पर हैं, लल्ला भैया, राजा भैया और आप प्रमोद तिवारी जी भी वहीं से आते हैं, लगातार जीतते रहे वो। अब उनकी बेटी मोना भी वहां से जीत रही हैं। सबके अपने राजनीतिक सिद्धांत हैं, विचार हैं। प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं, उन्हें लगता होगा कि कांग्रेस के साथ रहना ही उनकी सफलता का राज है, तो होंगे वो। राजा भैया भी की अपनी एक कार्यशैली है, अगर वो बार बार सफल हो रहे हैं तो उनके क्षेत्र की जनता को उनकी कोई बात पसंद होगी, इसलिए है। एक अनफॉर्चुनेट घटना भी हुई प्रमोद तिवारी वर्सेस संगम लाल गुप्ता की। आपके पार्टी के संगम लाल गुप्ता आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई। ये दुखद है जो घटना घटी है, और दोनों अलग अलग दलों के कार्यकर्ता हैं और अलग अलग दलों के वो राजनीतिक प्रतिनिधि भी हैं और लोकसभा और विधानसभा के भी प्रतिनिधि हैं। किन परिस्थितियों में दोनों के बीच ये विवाद हुआ, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे इसका दुख है और निश्चित रूप से कानून जिसने हाथ में लिया हो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे किस तरह की कोई पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। प्रमोद तिवारी और मोना मिश्रा पर 5-5 एफआईआर कर दी गई हैं। वो कांग्रेस इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है कि अन्याय हो रहा है। मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमारे सांसद का आरोप है कि उनके खिलाफ या उनके प्रति दुर्व्यवहार हुआ, ये उनका आरोप है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, प्रतापगढ़ के विधायक के रूप में, सरकार के मंत्री के रूप में अपने सांसद के पक्ष का समर्थन करता हूं। कांग्रेस के लोग अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रशासन तय करेगा कि इन 5 मुकदमों के सही तथ्य क्या हैं, जो सही तथ्य हो उसे प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक शत्रुप प्रकाश भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये अन्याय हो रहा है। उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमे पर भी उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है। तो वो ऐसा नहीं है कोई उनका आरोप है, उनका एक सुझाव है कि राजनीतिक जीवन में भी हमको एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को कायम रखना चाहिए और जो सामाजिक सम्मान है वो सभी पक्षों से सुनिश्चित हो तो अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि करीब 150 विधायकों का टिकट काटेंगे। जो विचार करेंगे वो हाईकमान दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और दोनों मिलकर जो निर्णय करेंगे वो पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को शिरोधार्य होगा, स्वीकार करना चाहिए। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरी क्या शर्त हो सकती है? मेरी शर्त पार्टी की सेवा है, मेरी शर्त पार्टी को हमेशा सफलता की ओर ले जाना है। तो इस पर मेरी यही टिप्पणी है कि जो भी पार्टी का निर्णय जिसके लिए होगा, अगर वो पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसे बहुत सहजता से स्वीकार करेगा। आपका अपना क्या, आप क्या चुनाव अभी 2022 का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे। मैं अभी सक्रिय हूं, स्वस्थ हूं और पार्टी का बड़ा विश्वास है कि मुझे सरकार में मंत्री बनाया और लगातार 4.5 वर्षों से मुझे सेवा का अवसर दिया। कहीं छोटी मोटी अगर हमसे भूल भी हुई होगी तो मैं उनका कार्यकर्ता हूं और हमारे परिवार के मुखिया हैं, तो मैं तो मानता हूं कि बड़े उदार हैं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई और उनके संज्ञान में बात आई तो उन्होंने मुझे सचेत भी किया और मुझे उचित ढंग से जो पार्टी की गाइडलाइन है उसके अनुरूप काम करने की सलाह दी।
मैं वो कर रहा हूं, इसमें कहीं कोई असुविधा नहीं है। आपको सारे बड़े नेता हैं, उनका सानिध्य प्राप्त है। आप एक फोन करते हैं, आपको समय मिल जाता है, आप चले जाते हैं। कल आपसे नड्डा जी की मुलाकात हुई, क्या मैंने कहा ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत व्यस्त हैं, पूरे देश के संगठन का भार उनके ऊपर है। जब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह आवश्यकता महसूस होती है और हम सब समय समय पर उनके मार्गदर्शन का अनुरोध करते हैं, तो जिस कार्यकर्ता को वो समय देने की कृपा करते हैं, समय देते हैं। 350 का आंकड़ा लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी, आपकी बार फिर से 350, 350 के पार। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी, जो पीठ के पीठाधीश्वर हैं, संत स्वरूप हैं और हिंदुत्व का एक मजबूत चेहरा है, उनको उन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो 4.5 साल में दिन रात उन्होंने मेहनत की और आज मोदी जी का आशीर्वाद, हमारे देश के गृह मंत्री जो कुछ दिन समय पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उनकी प्रेरणा, और नड्डा साहब जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सहयोग और योगी जी के 4.5 साल अथक प्रयास से एक मजबूत नेतृत्व आज हमारे साथ है। और मैं मानता हूं कि दोनों, आदरणीय मोदी जी और योगी जी दोनों की ये जोड़ी 325 से ज्यादा सीटें लेकर पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर जनता की सेवा करेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह अब नहीं रह गया। लेकिन लोग कह रहे हैं 2 प्रकार से, 2 जगह लड़ाई लड़ी जा रही है। एक टीवी पर लड़ाई लड़ी जा रही है, जहां भाजपा 350 के पार दिखाई दे रही है, जमीन पर हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत को भी मैं तो मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थान पर है, उनके कार्यकुशलता को आप ही के स्क्रीन पर इस देश की जनता ने देख के विश्वास किया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यहां पर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? मैंने कहा कि कांग्रेस तो विलुप्त हो गई है। प्रियंका जी और राहुल जी एक दल के वो कार्यकर्ता हैं और अपने दल को अगर मजबूत करने की दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं तो देश की जनता और प्रदेश की जनता तय करेगी। जल्दी से 2 रिएक्शन और लेते हैं, वक्त ब्रेक का हो चला है। सपा के विषय में आप क्या देख रहे हैं? सपा का भविष्य आप क्या? सपा के भविष्य में, सपा एक राजनीतिक दल है। समय समय पर उन्हें प्रदेश में सरकार चलाने का अवसर मिला। माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे। माननीय अखिलेश यादव जी 17 के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। निश्चित रूप से जब जनता का विश्वास मिला था तो जनता को कुछ अच्छा लगा होगा, लेकिन जब जनता को धोखा हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यकलापों से, उनकी नीतियों से, तो जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया। ब्रेक पर जाने का वक्त है, लेकिन आखिरी सवाल और ले लेते हैं आपसे। बसपा को आप किस तरह से आंक रहे हैं? बसपा भी अब बसपा सपा ने मिलकर अपनी ताकत का एहसास कराने का प्रयास किया था और उसका भी उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने दिया है। तो मैं मानता हूं कि जो हाल कांग्रेस का है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, जो हाल समाजवादी पार्टी का है, और उससे बदतर हाल मैं बहुजन समाज पार्टी का मैं मानता हूं। वक्त एक ब्रेक को चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे। मोती सिंह जी कह रहे हैं कि सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर काला साया मंडरा रहा है और उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिन बहुत अच्छे हैं और लोग उनको प्यार कर रहे हैं। आप अपना टीवी स्क्रीन छोड़ करके कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हम आएंगे और सवाल पूछेंगे आपके विभाग को लेकर के। समग्र ग्राम का कैसे विकास हो रहा है, कैसे ग्रामीणों की आजीविका मिशन का क्या चल रहा है और तमाम जो योजनाएं उनके क्या हाल है, 4.5 साल में क्या काम हुए, उन पर हम पूरी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दुम 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 तक दुम। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है। 10 हफ्ते
से हट इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। कि जब तक दोनों पहिए न चले वो गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ सकती है और करीब करीब यही फार्मूला लागू होता है देश पर भी। और क्या है इस आधी आबादी का पूरा अफसाना, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आपको बताऊंगा अपने इस खास कार्यक्रम रण महाभीषण होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर। ग्राम विकास की जिम्मा आपके पास है और गांव में ही देश की जनता बसती है, देश का दिल बसता है। क्या क्या विकास किया आपने 4.5 साल में? देखिए, गांव के विकास की चिंता देश की सरकार ने मोदी जी और अटल जी के आने के पहले अगर किया होता तो विरासत में हमें बिगड़ा भारत न मिलता, अविकसित भारत न मिलता। महिलाओं की निजता की रक्षा का जिसने कभी कोई प्रयास नहीं किया, वह समस्या देश के सामने न होती। अटल जी आए तो उन्होंने देश की तस्वीर को विकास की दृष्टि से बदलने का अथक प्रयास किया। तो उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया और पूरे देश में हर घर को इज्जत घर, जिसे हम शौचालय, ये एक अच्छा काम हुआ, इज्जत घर शौचालय बनना। और ये बिल्कुल एक ऐसा विषय था। मोदी जी ने कहा भी कि देवालय से पहले शौचालय, ये एक बहुत बड़ी। तो कहते हैं देवालय तो हमारे लिए सब कुछ है, देवालय हमारे विश्वास का स्थल है, लेकिन इज्जत घर एक ऐसी चीज थी जिसमें अशक्त माता पिता को हमने एक सुविधा से जोड़ा, शौचालय देकर। जो नहीं चल फिर सकते थे, उनके कपड़े खराब होते थे, उनका अपमान होता था, उन्हें सम्मान मिला और उसकी आशीर्वाद का फल है कि मोदी जी अब अपराजेय प्रधानमंत्री इस देश के बने। बात सच है, लेकिन सर बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं कि गड्ढे बना दिए गए लेकिन शौचालय बनाए नहीं गए। इनको प्रदीप जी, किसी भी अच्छे काम को आप करेंगे और किसी अच्छे काम का प्रारंभ हमें बहुत कुछ सिखाता है। मनरेगा को लेकर के हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है। एक मनरेगा एक बड़ा, अभी प्रवासी मजदूरों जब वापस आए तो मनरेगा ने काफी हेल्प किया। मैं तो मानूंगा कि आप ही की प्रशंसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व को मिली और देश की सरकार ने उत्तर प्रदेश को इस काम में पुरस्कृत भी किया। प्रथम पुरस्कार से हमें 7 अवार्ड मिले आपको, हमें सम्मानित भी किया। अप्रवासी श्रमिकों का की जब समस्या आई तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़े दूरदर्शी हैं। उनके मन में एक चिंता आई कि हमारा परिवार जो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाहर था, उत्तर प्रदेश लौट रहा है, अगर हम रोजगार नहीं दे सके तो हम जवाब क्या देंगे। लेकिन ऐसी अद्भुत सोच का व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मनरेगा पर विश्वास किया। यही कांग्रेस थी, मनरेगा में भ्रष्टाचार का ये कार्यक्रम माना जाता था और हमने 1 वर्ष में, मुझे डाटा देखने के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं देख के बताऊंगा,
29,46,000 मानव दिवस हमने केवल 20-21 जो कोरोना का पीक था वो मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमने दिया। और पूरे 4.5 वर्षों में हमने 103.27 करोड़ मैन डेज क्रिएट किए। और जो योजना जब से आरंभ हुई मनरेगा की वह सर्वाधिक है जो हमने अचीव किया। आपने काम बहुत किए, लेकिन अभी कहा जाता है कि बहुत लोगों को काम नहीं मिल रहा। जैसे आपके प्रतापगढ़ में ही 3 लाख लोग हैं और अभी 2 लाख कहने के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। उसमें हमने रजिस्टर किया उनको, हमने बहुत उदारता पूर्वक रोजगार मांगने वाले और काम मांगने वालों को पंजीकृत किया। पंजीकृत करने के बाद हम उन्हें जब काम में बुलाते हैं तो बहुत लोग व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए। 3 लाख में अगर 2 लाख हमने दे दिया तो 66% को रोजगार हमने दिया। तमाम खामियां हैं, इतना सुधारना आसान काम नहीं। क्या कोशिश कर रहे हैं आपकी? जैसे पेमेंट की बात करें, अक्सर कहा जाता है कि जो अधिकारी हैं बीच के वो थोड़ा परेशान करते हैं लोगों को, पैसे नहीं। तो इन सबको सुधारने के लिए आप क्या कोशिश? खुशी है आपको बताने में कि इस भ्रष्टाचार को 4.5 वर्षों में हम जीरो टॉलरेंस की ओर ले जाने में सफल हुए। जहां हमें शिकायत मिलती है इतने बड़े काम में, इतने बड़े प्रदेश में, 23-24 करोड़ के प्रदेश में अगर पहले 80% शिकायत थी और आज 8% पे हम लाए हैं तो हमने कोशिश बेहतर की है। लेकिन वो 8-0 पर कब जाएगा इस पर हमारी सतत कोशिश में। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2022 तक सबको मकान दे देंगे। वो योजना आपकी कितनी परवान चढ़ी है? उनकी मेहनत से और जनता के मिले सहयोग से हमने उसे संतृप्त कर दिया। और संतृप्त करने के बाद हमने आवास प्लस की एक योजना लागू की जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया। और उसमें 27,98,000 अब भी ऐसे पात्र हैं जिनको कांग्रेस की हुकूमत ने, जिसने मनरेगा को बदनाम किया, उन्होंने गलत सर्वे कराया था जिसके कारण हमारे इतने पात्र छूट गए थे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को मालूम हुआ तो उन्होंने एक आदेश दिया कि इनका एक बृहद सर्वे हो। भारत सरकार से अनुमति ली। हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार थे। सर, कितने लोगों को अब तक आवास मिल चुका है और कितने लोगों को अभी देना बाकी? 27,98,000 जो हमारे पात्र थे उनको हमें आवास देना है। 14,49,000 को हमने अभी तक आवास दे दिया है। कुल 20,24,000 अब तक आवास हमारे पूर्ण हैं। और अब तक जो लक्ष्य था हमारा 26,15,000 का, उसमें 20,24,000 आवास हमने जो पूर्ण करने की बात आपके सामने रखी है। अभी 20 जनवरी 21 को आपके माध्यम से हमने 6,10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त दी जो 27,98,000 के सापेक्ष थे। और प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक उस कार्यक्रम को अंजाम दिया था। और मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 सितंबर को 5,51,000 ऐसे लाभार्थियों को आवास की चाबी दी जो आवास हमारे पूरे हो गए थे। इस प्रकार लगभग 12 लाख आवास हम 27 लाख में भी हम पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। और 27-98 में शेष आवास हमें मिले तो हमारी कोशिश होगी कि 2022 तक पूर्ण हुए लक्ष्य और संतृप्त होने के बाद भी जो आवास प्लस के उसे हम पूरा करें। सर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आपके पास में है, तो क्या है गांव की सड़कों का हालात क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गड्ढे मुक्त सड़क देने का वादा किया गया था कि मेरे पास इस वित्तीय वर्ष में 19,000 किलोमीटर का लक्ष्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। वो सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती है और उनकी लंबी दूरी है, उनका चौड़ीकरण और उनका सुदृढ़ीकरण, उन्हें बेहतर स्वरूप में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जोड़ने की है। कृषि उपज ले जा सकें, स्कूल तक साधन जा सके, ग्रामीण क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो शहर की गतिविधियों के समकक्ष हो सके। 19,000 में अभी तक हमने 6200 किलोमीटर की डीपीआर स्वीकृत करा ली है। उसका पैसा हमें प्राप्त हो गया है। तो 4.5 साल हो गए हैं। नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया कि हमने उसके पहले किया। मैं इस वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूं। और 2024 तक जो 19,000 किलोमीटर को पूरा करना है, हमारी कोशिश है कि उसमें 12,000 किलोमीटर
पर हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। उसका टेंडर वेंडर भी फ्लोट हुआ है, जिसका हम काम शुरू करने जा रहे हैं। महिलाओं को रोजगार देने की आपने एक योजना बनाई थी जी, वो कहाँ तक? देखिए, राज्य आजीविका मिशन आजीविका मिशन, बहुत पॉपुलर योजना है। महिलाओं को आजीविका मिल सके। महिला जो देश की आधी आबादी की चिंता देश के प्रधानमंत्री ने की, उस दिशा में उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन और राज्य आजीविका मिशन में आज हमारे पास 823 ब्लॉक इंटेंसिव हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से हमने महिलाओं को जोड़ा। महिलाओं को आवश्यक, मुख्यमंत्री जी की कृपा से आवश्यक वस्तुओं की दुकान दी। मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमने उनको 15,000 रुपए मुफ्त रिवॉल्विंग फंड दिया, पूंजी दी। CIF हमको देते हैं 1,10,000 रुपए की, जो रिफंडेबल है। बैंकों से हमने ऋण दिलाया, उन्हें कई 100 करोड़ रुपया दिलाया। उन्हें हमने 4 पहिया वाहन दिया। उन्हें हमने सौर ऊर्जा का लैंप बनाने का, ड्रेस बनाने का, बेसिक शिक्षा में स्कूल की पोशाक उपलब्ध कराने का, पिंक टॉयलेट, बिजली के बिल से जोड़ा। हम लक्ष्य हमारा है कि महिलाओं का स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं, उनकी आमदनी इतनी बेहतर हो जाए कि वो अपने परिवार का पोषण कर सकें और अपनी बचत से वह अपनी एक व्यक्तिगत हैसियत का निर्माण कर सकें। एक और बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी सर आपके पास में, गांव गोद लिए थे सारे। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था कि सारे सांसद और विधायक गांव गोद लें, लेकिन वो योजना परवान चढ़ती नजर। हर वित्तीय वर्ष में एक गांव माननीय सांसदों को गोद लेने की व्यवस्था थी और जिसे हम सांसद के नाम से एक समग्र ग्राम विकास की योजना से जोड़ते हैं। जो हमारे पास धनराशि विभिन्न मदों में उपलब्ध थी, अंतर विभागीय समन्वय से उस ग्राम का समग्र विकास करना हमारा लक्ष्य था। हमने कोशिश भी की, हमारे सांसदों ने कोशिश की और जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने कोशिश करके उसे स्वरूप भी दिया। जो विपक्ष के सांसद थे उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की योजना है, तो उनका वो सहयोग नहीं मिल सका जो बीजेपी के सांसदों का मिला। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि 80 सीट के इस प्रदेश में कुछ सांसदों के क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, उन्होंने रुचि नहीं ली, वो गैर भाजपाई सांसद थे। तो उसमें आप कह सकते हैं बाकी जो सांसद ग्राम गोद लिए गए थे उनका अंतर विभागीय समन्वय से हमने विकास किया। आपके पास समग्र ग्राम विकास विभाग भी है। समग्र ग्राम विभाग जो जहां पर हमारी जो दूसरे प्रदेश से जो बाउंड्री लगती है वहां के गांवों को विकसित करने की योजना थी जी। क्या देखिए, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, हमने नदियों का पुनरुद्धार किया। नदियां विलुप्त हो रही थी, वो उनका जो उनकी डेप्थ थी, गहराई थी, वो कम हो रही थी, उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठ रहा था। मनरेगा से योगी जी के की इच्छा के अनुरूप हमने उसमें भी अभूतपूर्व कुछ जनपदों में काम किया है। और जो आपने बॉर्डर की बात की, नदियां देश के बॉर्डर को, सीमा को जोड़ती हैं। अगर हमने वाटर फ्लो को, भारत के पानी को भारत के भीतर बचाए रखा, तो जहां हमारा वाटर डिस्चार्ज होगा, जलस्तर ऊपर आएगा, वहीं सिंचाई के क्षेत्र में इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्पाद भी बढ़ेगा। तो हमने बॉर्डर को भी ठीक करने की एक कार्य योजना बनाई है और शनै शनै उसकी ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। समय समाप्त हो रहा था, चलते चलते जल्दी से 1-2 सवाल और कर लेते हैं आपसे। आपको क्या लगता है कि 4.5 साल में आपने तमाम काम कर लिए, लेकिन ये काम अभी छूट गए हैं, अभी अगर एक टर्म और मिले तो हम इन सब कामों को आगे? विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें जब 2017 में उत्तर प्रदेश मिला था तो सारी समस्याओं से घिरा था और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, कुछ ऐसा नहीं था जिसके प्रस्तुतिकरण से हम अपने को संतुष्ट पा सकते थे। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर प्रदेश का समग्र विकास है। हमने उसको किया, जनता का विश्वास प्राप्त किया और हमारे लिए बचा है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, उनकी सेवा का सदैव अवसर हो। यही छूटा है कि हम इसे कैसे बनाए रखेंगे, उसके मतलब टॉप पर तो चढ़ गए हैं, टॉप पर बने रहने की। टॉप पर हम बने रहें, टॉप पर ही न बने रहें। उत्तर प्रदेश की जनता के सेवक के रूप में
भारतीय जनता पार्टी अनादिकाल तक, अनंत काल तक बनी रहे, यही छोटे कार्य को हम पूरा करने में लगे। आखिरी सवाल है, आप हमारे के न्यूज के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? चूंकि चुनाव 2000 मेरा लंबा राजनीतिक जीवन है और विभिन्न चैनलों से साक्षात्कार का मुझे अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जब के न्यूज के चैनल के हेड से मिला और सौभाग्य से आप ही तब भी थे जब प्रथम बार मिले, तो जो मैंने समीक्षा की अन्य चैनलों के सापेक्ष, जिन चैनलों के बारे में पहले एक अच्छी राय हुआ करती थी, उसमें के न्यूज एक बहुत ही खोजी चैनल मुझे मिला जो जनता की समस्याओं की चिंता करता है। और के न्यूज चैनल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का चैनल मुझे लगा कि अंत्योदय की जो उनकी कल्पना थी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कैसे हम समर्थ व्यक्ति के बराबर खड़ा कर सके, उस दिशा में प्रयास करता हुआ यह चैनल मुझे लगा। मेरी हार्दिक शुभकामना इस चैनल की सफलता के लिए है और आपसे भी यही प्रार्थना है कि जिस तरह का भाव लेकर आप इस समाज में उतरे हैं, इस प्रदेश और देश में उतरे हैं, इसी तरह का भाव लेकर आप आगे बढ़ेंगे और देश के गरीब को कैसे हम अमीर बना सकें, कैसे धनाढ्य बना सकें, कैसे संपन्न कर सकें, इसमें सहयोग करेंगे। बहुत शुक्रिया के न्यूज से बात करने के लिए। तो ये है राजेंद्र सिंह मोती सिंह जी जो कह रहे हैं कि जितना काम करना था उससे ज्यादा काम कर लिया है, टॉप पर खड़े हैं और अब कोशिश होगी कि इस टॉप पर ही बने रहें, क्योंकि जनता का जो अथाह प्यार मिला है उसको रिटेन करें, यही उनकी ख्वाहिश है। उनका कि जितनी कोशिश करनी चाहिए थी उतनी अटमोस्ट कोशिश कर ली है, अब आखिरी कोशिश ये है कि वहां पर कैसे बना रहा जाए। और उनको उम्मीद है कि सारे दल एक बार फिर से धराशायी होंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से 350 से ज्यादा सीट लेकर के विजयी होगी और एक बार हम कह सकते हैं कि आप एक बार फिर से मंत्री बनेंगे और हम एक बार फिर से आपका इंटरव्यू करेंगे, फिर से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं नई लागू करने जा रहे हैं। आप हमें दीजिए इजाजत। हमारी टीम के साथ में हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।